नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे में क्या हलचल रही, इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। चीन के साथ पिछले 7 महीनों से चल रहे तनाव के बीच एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पूर्वी लद्दाख में विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारत की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। सेना ने कहा कि जनरल नरवणे ने नियंत्रण रेखा से सटे रचिनला सहित पूर्वी लद्दाख की अग्रिम चौकियों और क्षेत्रों का दौरा किया और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC में मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों और ऊंचाई वाले स्थानों पर भारतीय सेना के करीब 50,000 जवान 0 डिग्री तापमान में तैनात है, जो युद्ध की स्थिति में तत्परता से जवाब देने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे मौजूदा तनावग्रस्त माहौल को लेकर सेना और वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है और सरहदों की निगाहबानी करने में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर इन बॉर्डर इलाकों में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार गश्त कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिग के साथ साथ राफेल, अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर तैनात है। LAC के साथ साथ ये विमान और हेलीकॉप्टर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में जब भारतीय वायुसेना इन तैयारियों में जुटी है कि बॉर्डर के इलाकों में सक्रिय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर और हवाई पट्टियों के बीच की दूरी कम हो सके। युद्ध की स्थिति में इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को ईंधन यानी कि एविएशन फ्यूल के लिए ज्यादा दूर एयरबेस तक न जाना पड़े और रक्षा विशेषज्ञ भी इस पहलू को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। सूत्रों के अनुसार इसी के चलते भारतीय सेना इन इलाकों में अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को मजबूत बनाएगी। यहाँ लैंडिंग ग्राउंड बॉर्डर क्षेत्रों में एक तरह की अस्थायी हवाई पट्टियां होंगी, जो युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि इस स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति चीन से ज्यादा बेहतर है। हमारी लगातार कोशिशें रहती हैं कि इन क्षेत्रों में हमारे लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर युद्ध जैसी स्थिति में ईंधन भरने के लिए ज्यादा दूर के एयरबेस में ना जाएं, क्योंकि लड़ाकू विमान जब युद्ध में किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें अपने पास इतना ईंधन जरूर बचा कर रखना पड़ता है कि वे वापस आकर एयरबेस तक फाइटर जेट को लाने में सफल हो सके। भारत ने ओडिशा तट पर अपने रक्षा सुविधा से अत्याधुनिक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का आर्मी वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस सबसे उन्नत स्लिक मिसाइल को भारत ने इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है और इस मिसाइल ने डायरेक्ट हिट हासिल किया। सूत्रों ने बताया कि उड़ान परीक्षण को ITR चांदीपुर से शाम 4 बजे किया गया। मिसाइल ने एक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV बंशी, जो कि एक ब्रिटिश ड्रोन है, उसे निशाना बनाया। DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल का परीक्षण सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया था। DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी ने कहा कि मिसाइल का पहला सेना संस्करण सफल रहा और इसने अपने सभी मापदंडों को यानी कि मेजरमेंट्स को सफलतापूर्वक हासिल किया। लगभग 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ 4.5 मीटर लंबी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का वजन लगभग 2.7 टन है और ये 60 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। मिसाइल के अलावा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म में मिसाइल का पता लगाने, ट्रैकिंग और गाइडेंस के लिए एक मल्टीफंक्शनल सर्विलांस एंड थ्रेट अलर्ट रडार यानी कि MF स्टार शामिल है। नई पीढ़ी के MRSAM को जेट, मिसाइल और रॉकेट जैसे हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें एक प्रक्षेपित प्रोजेक्टाइल भी शामिल है। ये मिसाइल मैक 2 की स्पीड हासिल कर सकती है। भारत अब अग्नि 4 का परीक्षण करने वाला है। 4000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBM अग्नि 4 का परीक्षण होने वाला है और इसे ओडिशा तट के एकीकृत फायरिंग रेंज से किया जाएगा और परीक्षण रेंज के 2.5 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले 8100 यानी कि 8100 लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। स्ट्रेटेजिक सरफेस टू सरफेस अग्नि 4 मिसाइल, इसका परीक्षण आखिरी बार 2018 में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी कि SFC द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान किया गया था। स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 4 में 4000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है और ये 2 चरणों वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का भार 17 टन है और 20 मीटर लंबी ये मिसाइल है। साथ ही अत्याधुनिक मिसाइल आधुनिक और कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स से लैस है ताकि हाई लेवल की विश्वसनीयता और सटीकता प्रदान की जा सके। भारत अब जल्द ही स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी को शामिल करने वाला है। भारत की ये दूसरी SSBN अरिहंत श्रेणी की होगी। INS अरिहंत, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, भारतीय नौसेना के अनुसार समुद्री परीक्षण को पूरा करने के ये करीब है और अगले साल तक ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। प्रोजेक्ट ATV, जो कि सीधे तौर पर भारत के NSA अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री की देखरेख में है और ये सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। भारत की न्यूक्लियर डेटरेंट पॉलिसी के भीतर भारत को दूसरी स्ट्राइक क्षमताओं की आवश्यकता महसूस होने के बाद 80 के दशक की शुरुआत में इसकी कल्पना की गई थी। भारत ने लंबे समय से परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण और संचालन की योजना बनाई है, जिसमें एक परमाणु वारहेड सक्षम मिसाइल वाहक और हंटर किलर वेरिएंट्स होंगे। अरिहंत क्लास की पहली 2 पनडुब्बियों, जिन्हें कि S2 और S3 कहा जाता है, इन्हें शामिल करने के बाद भारत अपने अरिहंत वर्ग के एक बड़े संस्करण के डिजाइन और प्रपोजल पर
अधिक सुधार के साथ साथ मिसाइलों की संख्या में दोगुनी वृद्धि करने के साथ इसकी घातकता को और बढ़ाएगा। इन दोनों का ही निर्माण विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में चल रहा है और 2024 के आसपास भारतीय नौसेना में ये सर्विस में प्रवेश कर जाएंगी। इसके अलावा S4 एक अत्यधिक शक्तिशाली रिएक्टर, हाई ऑटोमेटेशन और बेटर इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा और ये अरिहंत और अरिहत की तुलना में 1000 से अधिक डिस्प्लेसमेंट वाला होगा। साथ ही आने वाली परियोजना जिसमें कि S5 पनडुब्बियों का निर्माण होगा, उसे रूस और फ्रांस की मदद से उसका 2028 के बाद निर्माण शुरू होगा। SSBN के अलावा भारत सक्रिय रूप से अपने 6 SSN प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है। 2019 में सरकार ने पनडुब्बियों के विकास के प्रारंभिक चरण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। इसका मतलब ये साफ है कि भारत सरकार इस परियोजना के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर इन विभिन्न पनडुब्बियों के साथ भारत का इरादा 12 परमाणु ऊर्जा से संचालित करने वाली पनडुब्बियों को रखने का है। जिस तरीके से पैंगोंग झील में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी लगातार अपनी उन्नत नावों का इस्तेमाल करके भारतीय क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है, ऐसे में भारत ने 12 हाई एल्टीट्यूड सुपर स्पेशलिटी पेट्रोल क्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार इन एडवांस पेट्रोल क्राफ्ट का इस्तेमाल चीन की गतिविधियों की निगरानी और मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। GSL के एक अधिकारी ने कहा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय सेना के लिए 12 एडवांस फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट का निर्माण करने के लिए उन्होंने सबसे कम बोली लगाई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के पास पहले से ही क्विक रिएक्शन टीम में US से खरीदी गई 17 वेसल्स हैं, जो कि 13,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित झील की गश्त करती हैं। हालांकि चीन की आक्रामक मुद्रा को देखते हुए पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भारी टाइप 928B पेट्रोल वेसल से मेल खाने के लिए भारत की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले सुपर स्पेशलिटी शिप के लिए कुछ महीनों पहले ही एक टेंडर मंगवाया था और GSL ने सबसे कम बोली लगाई। 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील, जिसका 2/3 हिस्सा चीन के नियंत्रण में है, क्योंकि ये तिब्बत से भारत तक फैला हुआ है, सालों से दोनों देशों के बीच प्रमुख फ्लैश पॉइंट भी रहा है। देश में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण परियोजनाओं, रक्षा और सेवाओं के अग्रणी समूह लार्सन एंड टूब्रो की रक्षा यूनिट L&T डिफेंस को नौसेना हथियार वितरण प्रणालियों की सबसे प्रतिष्ठित ग्रीन चैनल स्टेटस से सम्मानित किया गया है। L&T डिफेंस को यह सम्मान भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इस फर्म को ग्रीन चैनल सर्टिफिकेट प्रदान करना इसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन स्टेटस प्रदान करने के समान माना जाता है। L&T पिछले 25 सालों से भारत के डिफेंस क्षेत्र में सक्रिय है। आपको बता दें कि ग्रीन चैनल नीति को मार्च 2017 में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के एक पहल के रूप में पेश किया था और अब L&T को ये गौरव प्राप्त हो गया है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुसीबत से बचाया है और साथ देकर अपनी दोस्ती निभाई है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से मदद लेकर सऊदी अरब की कुछ उधारी चुकाई है। पिछले काफी दिनों से सऊदी बकाया कर्ज को लेकर पाकिस्तान की नाक में दम कर रहा था। सऊदी अरब द्वारा बार बार जोर दिए जाने पर पाकिस्तान ने कर्जा चुकाने के लिए चीन से आपातकालीन वित्तीय सहायता मांगी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने चीन से $2 अरब देकर सऊदी अरब की 2 किस्तें दे दी हैं। आपको बता दें कि 2018 में पाकिस्तान को $3 बिलियन का ऋण और $3.2 बिलियन का ऑयल क्रेडिट सऊदी ने दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने भले ही सऊदी का कर्ज देकर अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन भविष्य में होने वाली जो बेइज्जती है उसे कैसे बचाएगा, क्योंकि चीन ने भी उससे अपना ये पैसा वापस लेना है और ऐसे में मुसीबत इमरान ने कम नहीं बल्कि बढ़ा दी है। भारत चीन सीमा के उस इलाके में जहां पर जून में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था, वो जगह गलवान के बलवान के नाम से जानी जाएगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इस जगह को गार्डन बनाने का खास अभियान शुरू किया है और यहाँ पर करीबन 1000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। ITBP के द्वारा -3 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इस क्षेत्र में शहीदों के सम्मान में एक उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता और तनाव पैदा करने में जुटे चीन को भारत और जापान ने साफ कह दिया है कि दादागिरी के सहारे क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने का किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के नए रक्षा मंत्री किशी नोबुआ ने फोन पर बातचीत की और दोनों ही रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर चर्चा की और संयुक्त रूप से अपनी राय को भी जाहिर किया। जापानी रक्षा मंत्रालय ने जारी अपने बयान में साफ कहा है कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने पूर्वी चीनी सागर और दक्षिणी चीनी सागर समेत तमाम क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा की। मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर उनका साफ कहना था कि इस बारे में भारत जापान का एक मत संदेश जाना चाहिए। IIT BHU में अंतरिक्ष अनुसंधान पर भी अध्ययन और शोध हो सकेगा। इसके लिए इसरो IIT BHU में अपना रीजन एकेडमी सेंटर फॉर स्पेस की स्थापना करेगा। इस सेंटर को बनाने पर IIT और इसरो के बीच एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत संस्था की तरफ से निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार और इसरो की तरफ से निदेशक डॉक्टर PV बालाकृष्णन ने इस समझौते पर मोहर लगाई। इस समझौते के बाद संस्था में BTech और MTech के छात्रों के लिए शॉर्ट टर्म 1 वर्षीय प्रोजेक्ट भी शामिल किए जाएंगे। PhD के छात्रों को लॉन्ग टर्म R&D प्रोजेक्ट्स में वरीयता दी जाएगी। साथ ही अन्य कार्यक्रम जैसे कि सम्मेलन, प्रदर्शनी और लघु पाठ्यक्रम भी
क्षेत्र में ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।